हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीएस मंच के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक रात का टॉपिक है सौरमंडल। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस टॉपिक में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सौरमंडल किसे कहते हैं, आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारे किसे कहते हैं, साथ ही ग्रहों के विस्तृत विशेषता को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाले सभी आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें सामूहिक रूप से सौरमंडल कहते हैं। जिसमें कौन कौन आते हैं? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि आकाशीय पिंड जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें सामूहिक रूप से सौरमंडल कहते हैं। अब आकाशीय पिंड की बात आई तो आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो आकाश में दिखाई देने वाले सभी प्राकृतिक आकृतियाँ आकाशीय पिंड कहलाती हैं। आकाश में दिखाई देने वाली सभी प्राकृतिक आकृतियाँ आकाशीय पिंड कहलाती हैं, जिसमें ये सभी हो जाएंगे, साथ में सभी ताराएं भी हो जाएंगी। ताराएं, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे आदि जो आकाश में दिखाई देने वाले प्राकृतिक आकृतियाँ हैं सभी आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाएंगी। अब देखेंगे कि तारा किसे कहते हैं। तारा किसे कहते हैं? तो आकाश में दिखाई देने वाले वे सभी आकृतियाँ जिनके पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा हो उन्हें तारा कहते हैं। खुद का क्या हो? प्रकाश हो और ऊष्मा हो। आकाश में पाए जाने वाले वे सभी आकाशीय पिंड जो जिनके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश हो वे सभी तारा कहलाते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड जो अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का या तारा का एक निश्चित कक्षा में ध्यान देंगे कि एक निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? तो ऐसे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह का चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। और ग्रह और उपग्रह दोनों के पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अब क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो आकाश में दिखाई देने वाले या कुछ ऐसे जो नहीं दिखाई देते हैं छोटे छोटे जो पिंड हैं उन्हें आकाशीय क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पुच्छल तारे क्या हैं? तो आकाश में दिखाई देने वाले गैसों से युक्त जो पिंड हैं वो पुच्छल तारा कहलाते हैं। और जब वो गति करते हैं तो जो उनका गैस होता है एक पूंछ की आकृति बनाता है, इसीलिए इसको पुच्छल तारा कहते हैं। अब मुख्य रूप से इस टॉपिक में हम सूर्य और उनके ग्रह तथा ग्रहों के उपग्रहों का अध्ययन करेंगे। तो सूर्य को देखते हैं। क्योंकि जो सूर्य है यह सौरमंडल के केंद्र में अवस्थित है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में अवस्थित है, इसीलिए सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है और मुखिया कहे जाने की वजह से ही सौरमंडल का एक और नाम हो जाता है जिसे सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के केंद्र का तापमान जो है यह केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। जो सूर्य है यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है।
जहाँ पे 70% हाइड्रोजन है, सूर्य पे 70% हाइड्रोजन है और 28% क्या है, हीलियम है। जो केंद्र का तापमान सूर्य का है यह 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो सतह का तापमान है, सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सूर्य का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 अणु जब आपस में क्रिया करते हैं तो हीलियम का निर्माण होता है, और वहीं जो क्रिया होती है इसी को नाभिकीय संलयन क्रिया कहा जाता है। नाभिकीय इसी को नाभिकीय संलयन की क्रिया कहा जाता है। इस प्रकार नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा सूर्य से ऊष्मा उत्सर्जित होता है, और यही नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन के क्रिया द्वारा ही हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। और एक है नाभिकीय विखंडन। क्या है? एक है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत द्वारा परमाणु बम का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत द्वारा जो होता है यह हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है, और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया सिद्धांत द्वारा परमाणु बम का निर्माण होता है। और जो हाइड्रोजन बम है यह परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली होता है। जो हाइड्रोजन बम है वह परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली होता है। अब देखेंगे कि सूर्य से कुछ जुड़े शब्दावलियाँ हमको देख लेते हैं, जैसे प्रकाश मंडल, कोरोना को किरीट भी कहा जाता है, किरीट, और अरोरा। तो प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर भी बोला जाता है, फोटोस्फीयर। किसी भी तारे का या सूर्य का जो बाहरी आवरण है या बाहरी जो ढाल है उसी को प्रकाश मंडल कहते हैं, और इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नंगी आंखों से देखा जाता है। तो सूर्य का बाहरी ढाल या बाहरी आवरण जिसे नंगी आंखों से देखा जाता है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। और प्रकाश मंडल पे ही सौर कलंक या जिसे सौर स्पॉट कहा जाता है वह पाया जाता है। फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल पे ही सौर कलंक और या सौर स्पॉट पाया जाता है। तो सौर कलंक या सौर स्पॉट क्या होता है? तो प्रकाश मंडल का वह स्थान या वह क्षेत्र जहाँ पे सबसे कम प्रकाश उत्सर्जित होता है और वह काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है, उसी को सौर कलंक या सौर स्पॉट कहा जाता है। और यहाँ का टेम्परेचर जो होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखेंगे कोरोना। तो कोरोना क्या होता है, जिसे किरीट भी कहा जाता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है कि सूर्य जो होता है वह चंद्रमा से पूरी तरह से ढक जाता है और उसके बाहरी किनारे पे सफ़ेद आवरण दिखाई देता है, प्रकाश का सफ़ेद आवरण दिखाई देता है। इसी को कोरोना या किरीट कहा जाता है। अब अगला जो है अरोरा किसे कहा जाता है? तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वहाँ के वायुमंडल से टकराता है और टकराता है तो एक रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, उसी को अरोरा कहा जाता है। और ये जो घटना होती है यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे होती है। यह तो सूर्य से जुड़े कुछ शब्दावलियाँ हो गए। अब एक एक ग्रह को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दूरी के क्रम में
दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों को देखेंगे तो सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे जो नज़दीक ग्रह है वह है बुध। सबसे नज़दीक ग्रह है वह बुध, उसके बाद क्या है शुक्र है, उसके बाद तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस क्रम को यदि आप याद रखेंगे तो इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आप हल कर पाएंगे। तो इसको आप अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लेंगे। फिर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो भी ग्रह है जिनका हिंदी नाम है तो कभी कभी परीक्षा में इसका इंग्लिश नाम भी दे देता है, तो इसको इंग्लिश नाम को हम देख लेते हैं। बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को हम सभी जानते हैं अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। अब देख लेंगे कि पृथ्वी से दूरी के क्रम में, या ये तो हो गया शुक्र से दूरी के क्रम में। अब देखेंगे पृथ्वी से दूरी के क्रम में, तो पृथ्वी हमारी यहाँ पे है, तो जो सूर्य से दूरी के क्रम पे पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में जो पृथ्वी है तीसरे नंबर का ग्रह है। अब पृथ्वी से दूरी के क्रम में देखेंगे तो पृथ्वी के सबसे पास जो ग्रह है वह शुक्र है, उसके बाद बुध, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह तो पृथ्वी से दूरी के क्रम में हो गया। अब आगे है आकार और द्रव्यमान के घटते क्रम में। तो देखेंगे द्रव्यमान और आकार के घटते क्रम में, तो जो शुरू के 4 ग्रह हैं इसको छोड़ दीजिए, जो अंतिम के 4 ग्रह हैं वहाँ से जब शुरू करते हैं तो बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण और उससे छोटा वरुण, और जो 5वां नंबर है वह पृथ्वी का आता है। तो सबसे पहले नंबर पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इस तरह जो है पृथ्वी हमारी है, तो प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी जो है आकार के क्रम में किस नंबर का ग्रह है, तो हम ध्यान देंगे 5वें नंबर का। आकार में घटते क्रम में जो पृथ्वी है 5वें नंबर की ग्रह है। अब घनत्व में देखेंगे तो पृथ्वी का घनत्व इन 8 ग्रहों में सबसे अधिक है। जो पृथ्वी घनत्व है इन 8 ग्रहों में सबसे अधिक है। इसका घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है वह शनि है। शनि का सबसे कम घनत्व है। अब उपग्रहों को देखेंगे, इनके जो ग्रह हैं इनके ग्रहों के उपग्रहों को देखेंगे तो बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। जिसका क्या नाम है? चंद्रमा। मंगल के पास 2 उपग्रह है। एक का नाम है फिबोस और दूसरा है डाइमस। दूसरा क्या है? डाइमस। पहला है फिबोस और दूसरा है डाइमस। बृहस्पति के पास कुल 79 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास कुल 79 उपग्रह हैं और शनि के पास 82 उपग्रह हैं। यहाँ तक हम ध्यान देंगे। यहाँ तक जो इम्पॉर्टेंट हम देख लिए कि बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं, पृथ्वी के पास एक उपग्रह, मंगल के पास फिबोस डाइमस 2 उपग्रह, बृहस्पति के पास 79 उपग्रह और शनि के पास 82 उपग्रह। जबकि जो अरुण वरुण हैं इनके पास भी उपग्रह हैं लेकिन इनकी संख्या कम है। अब देखेंगे कि
2019 से पहले या 2019 तक बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह 79 थे, जबकि क्या हुआ 2019 में शनि के 20 नए उपग्रहों को खोजा गया, तब से इसकी संख्या 82 हो गई और वर्तमान में शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। अब देखेंगे उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह, तो गैनीमेड, जो गैनीमेड उपग्रह है यह सबसे बड़ा उपग्रह है, यह सबसे बड़ा उपग्रह है। और जो गैनीमेड है यह किसका उपग्रह है, तो यह बृहस्पति का है। यह किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का है। इसको कैसे याद करेंगे कि बृहस्पति जो है आकार और द्रव्यमान में भी देखें कि 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, उसी तरह जो इसका उपग्रह है वह उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है आकार के और द्रव्यमान में। और जो दूसरे नंबर पर उपग्रह है यह है टाइटन है। क्या है, टाइटन। जो दूसरे नंबर पर उपग्रह टाइटन, यह शनि का उपग्रह है। तो दूसरे नंबर पे आकार में शनि है, उसी तरह शनि का जो उपग्रह टाइटन है यह भी दूसरे नंबर का उपग्रह है। और अब तक लगभग 185 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। अब तक पूरे सौरमंडल में लगभग 185 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। अब कुछ ग्रहों के अन्य नाम को देख लेते हैं। जैसे पहला जो बुध ग्रह है, इसे और यह शुक्र ग्रह है, इन्हें भोर और शाम का तारा कहा जाता है। भोर और शाम का तारा या ग्रह। तो याद रखेंगे कि बुध को भी भोर और शाम का तारा कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है, या शुक्र को भी भोर या शाम का तारा या ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी है तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पे लगभग 71% जल है और अंतरिक्ष से पृथ्वी को जब देखा जाता है तो उस जल की वजह से ही यह नीला दिखाई देती है। मंगल ग्रह है तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। लाल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। और यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अब बृहस्पति की बात आई तो बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, चपटा ग्रह कहा जाता है। शनि ग्रह को चपटा ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से गैसों से बना हुआ है और इस पे गैसों का एक वलय या रिंग पाया जाता है, और रिंग की वजह से जब बहुत तेज चक्कर लगाता है तो यह चपटा हो जाता है, इसीलिए इसे चपटा ग्रह भी कहा जाता है। अब वो अरुण को देखेंगे तो जो अरुण है इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह, तो लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि अरुण जो है इन 8 ग्रहों में इसका जो अक्षीय झुकाव है सबसे अधिक है। यह 82.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है। 82.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुके होने की वजह से ही इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब देखेंगे कि जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं, जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह तो शुरुआत में जो आंतरिक ग्रह हैं इसमें सबसे बड़ा जो है आकार में पृथ्वी है, इसके नाम से पार्थिव ग्रह पड़ा है या इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और अंतिम के जो 4 हैं इन्हें बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो जोवियन इसका नाम बृहस्पति ग्रह से पड़ा है क्योंकि इधर बाह्य ग्रहों में सबसे यह आकार में बड़ा ग्रह है। तो यह तो हो गया। और इनका जो बंटवारा होता है आंतरिक ग्रह का और बाह्य ग्रह का, यह क्षुद्र ग्रह की एक पेटी करती है। तो प्रश्न पूछा जाता है
कि किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है, तो मंगल है और बृहस्पति। ये जो दिख रहा है यह क्षुद्र ग्रहों की पेटी है और इसी क्रम में यह सूर्य का चक्कर लगाती हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो वहीं सभी छोटे आकाशीय पिंड जो हैं वो क्षुद्र ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह की पेटी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। अब देखेंगे कि बुध जो है, सूर्य के चक्कर को देख लेते हैं। तो बुध जो है यह 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। बुध जो है 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इसको इतना समय कम लगता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे पास अवस्थित है। और यहाँ का टेम्परेचर देखेंगे तो दिन का टेम्परेचर 390 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ रात का टेम्परेचर जो है -170 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो दिन में इसका टेम्परेचर अधिक होता है और रात में बहुत कम होता है। इस तरह जो तापांतर है इन 8 ग्रहों में सर्वाधिक ताप का अंतर बुध ग्रह पे पाया जाता है। अब देखेंगे शुक्र ग्रह। तो इन 8 ग्रहों में जो शुक्र ग्रह है यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है। यह है 475 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का जो तापमान है 475 डिग्री सेंटीग्रेड है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक CO2 पाया जाता है। CO2 की मात्रा लगभग 96% शुक्र ग्रह पे पाई जाती है। अब आप देखिए कि जब पृथ्वी पे 0.03% CO2 है तब भी जो वैज्ञानिकों द्वारा चिंता व्यक्त की जाती है कि CO2 की मात्रा बढ़ रही है, इसको कंट्रोल किया जाए। और यहाँ पे 96%, कहाँ शुक्र पे 96% CO2 है, तो वहाँ पे तापमान कितना होगा। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में है जिससे जो सल्फर डाइऑक्साइड के यहाँ पे बादल पाए जाते हैं। ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के बादल कहाँ पाए जाते हैं, शुक्र ग्रह पे। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है। अब देखेंगे जो यह तो 88 दिन में चक्कर लगा रहा था, लेकिन जो शुक्र है यह 225 दिनों में चक्कर लगाता है। सूर्य का यह 225 दिनों में चक्कर लगाता है। इसका जो यह परिक्रमण गति है, जबकि जो इसकी परिभ्रमण गति जो है 243 दिनों का है। यह इसका परिभ्रमण गति है। इस प्रकार जो शुक्र का जो एक दिन होता है वह 1 वर्ष से बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने अक्ष पे अभी पूरी तरह से घूमी नहीं रहती है। तब तक सूर्य का एक चक्कर वो पूरा कर लेती है, क्योंकि वह अपने अक्ष पे 243 दिन में घूमती है और सूर्य का चक्कर 225 दिन में ही पूरा कर लेती है। तो इसको आप ध्यान देंगे। और यहाँ ये भी ध्यान देंगे कि जो शुरुआत का दूसरा ग्रह जो शुक्र है, उसी तरह अंत से देखेंगे तो अंतिम का जो दूसरा ग्रह अरुण है, तो इनकी जो घूर्णन गति है वह है पूरब से पश्चिम दिशा, पूर्व से पश्चिम दिशा। बाकी जो 6 ग्रह हैं जिसमें जो पृथ्वी है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूर्णन करती है, तो यह पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूर्णन करती है। उसी तरह 5 ग्रह और हैं जो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूर्णन करते हैं, जबकि शुक्र और अरुण जो है यह पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ भ्रमण करते हैं। कौन कौन यह गति करते हैं, शुक्र और अरुण। ये भी आप ध्यान देंगे। अब आगे देखेंगे, पृथ्वी पे आएंगे तो जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है और सूर्य का जो चक्कर लगाती है यह 365 दिन 6 घंटा में लगाती है। और सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है यह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। जो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है यह 15 करोड़ किलोमीटर है।
और इसमें दो स्थितियाँ पाई जाती हैं, एक उपसौर और एक अपसौर। तो उपसौर की स्थिति में पृथ्वी जो होता है सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। अपसौर की स्थिति में सूर्य पृथ्वी की दूरी सर्वाधिक होती है। तो इसके लिए सूर्य का पृथ्वी के बारे में और अध्ययन करने के लिए हमारा जो पिछला 2 टॉपिक है यूट्यूब पे पड़ा हुआ उसको आप देख लेंगे। पहला पृथ्वी की गतियाँ और दूसरा है चंद्रमा की कलाएँ। इन 2 टॉपिक को अच्छी तरह देख लेंगे तो पृथ्वी से जुड़े जो भी तथ्य हैं वो आप जान जाएंगे। अब आगे आते हैं मंगल ग्रह पे। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है लगभग वही आकार शुक्र का है, थोड़ा सा छोटा है लेकिन दोनों आकार में लगभग बराबर हैं और दोनों का जो अक्षीय झुकाव है वह भी लगभग सेम है। क्योंकि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वह 23.5 डिग्री है, जबकि शुक्र का अक्षीय झुकाव जो है यह है 25 डिग्री है। तो दोनों का अक्षीय झुकाव लगभग समान है और दोनों आकार में भी लगभग समान है, इसीलिए इन्हें शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। अब मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब आते हैं बृहस्पति पे। तो बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और यह इसका जो घूर्णन गति है अर्थात यह अपने अक्ष पे इन 8 ग्रहों में सबसे तेज गति करती है। जो बृहस्पति है अपने अक्ष पे सबसे तेज गति से घूर्णन करती है। अब आते हैं शनि पे। तो शनि के पास अपना खुद का वलय भी है और वह चपटा ग्रह कहलाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि जो उसका अक्षीय झुकाव है 82.5 डिग्री है और सबसे अंत में अरुण ग्रह है। अब एक तथ्य यहाँ देखेंगे, पृथ्वी जो है गोल्डीलॉक जोन में उपस्थित है। गोल्डीलॉक जोन। तो गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? तो ऐसा जोन या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जीवन संभव हो, वैसे क्षेत्र को गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। तो जैसे सूर्य का एक गोल्डीलॉक जोन है जिसमें पृथ्वी उपस्थित है और जिसकी वजह से पृथ्वी पे जल, जीवनदायिनी गैसें और वास योग्य स्थल उपस्थित है। उसी तरह कहा जाता है कि प्रत्येक तारा के पास, वैज्ञानिकों का कहना है कि वैसे ही प्रत्येक तारा के पास अपना एक गोल्डीलॉक जोन होगा जिस गोल्डीलॉक जोन में उसका तारा का कोई ग्रह होगा जहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। वैसे में क्या होगा, यदि प्रत्येक तारे के पास अपना गोल्डीलॉक जोन होगा और गोल्डीलॉक जोन में कोई उसका अपना ग्रह होगा तो वहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। कभी कभी हम सुनते होंगे एलियन के बारे में, तो हो सकता है कि वहाँ के जो जीव हों एलियन के रूप में हों। तो इसलिए जो एलियन की घटना है हो सकता है कि वह सही भी हो सकती है। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ऐसे ही आप GS मंच के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।